अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सज़ा मुअत्तली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान डिवीजन बेंच सैंडविच बन चुका है। आज जब समाअत शुरू हुई तो सरबराह तहरीक इंसाफ के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने अपने दलाल में इस केस से मुतालिक 3 सवालात उठाते हुए कहा कि सेशन अदालत ने दायरा इख्तियार और ऑथराइजेशन के मामले पर फैसला किए बगैर सजा सुना दी। अपने दिफा में गवाहान की फहरिस्त दी। अदालत ने जायजा लिए बगैर ही ये फहरिस्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने किस बुनियाद पर गवाहान की फहरिस्त को मुस्तरद किया। सरदार लतीफ़ खोसा ने इस पर कहा कि अदालत के मुताबिक गवाहान का ताल्लुक इनकम टैक्स मामलात से है। दौरान समाअत एक मौके पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि आपको लगता है रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत दी गई, ये मुख्तसर सजा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का यह कहना था कि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है कि बगैर नोटिस सजा मुअत्तल हुई हो। इस केस की मजीद समाअत अब कल होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म तक मुलतवी कर दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें, उसके बाद हम केस सुनेंगे। मुमकिन है हाई कोर्ट रिलीफ दे दे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तोशाखाना केस में अपील मंजूर होने का कितना इम्कान है। सजा मुअत्तली की सूरत में क्या उनकी फौरी रिहाई मुमकिन होगी और क्या ख्वाजा हारिस इस केस से अलग हो गए हैं या वो लीगल टीम का अब भी हिस्सा हैं। इसी सारे सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब, आज की समाअत के बाद मामलात कुछ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं या फिर वहीं के वहीं हैं? मुझे तो ये लगा है कि सुप्रीम हुक्म को हाई कोर्ट नहीं मानते, हाई कोर्ट के हुक्म को नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं मानती। जैसे पहले हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 2 दफ़ा हुक्म दिया आमिर फारूक साहब को कि जनाब इनको सुन के फैसला करें, कानून का मुताबिक करें। उसने बगैर सुने और ये कहा कि मैं ऑलरेडी फैसले दे चुका हूँ, मैं नहीं मानता हाई कोर्ट के आर्डर को। उन्होंने फैसला दे दिया। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जी 2 बजे से पहले पहले आप फैसला कर दें। बड़े अफसोस की बात यह है कि रेस्पोंडेंट साइड जो है, यानी इलेक्शन कमीशन एक सरकारी तौर पर उनके वकील होते हैं, वो उनको करना चाहिए। या अटॉर्नी जनरल ऑफिस मौजूद होता है, उनकी तरफ से होता है। उन्होंने एक स्पेशल वकील कर दिया जो कि काजी फाइसा साहब की जजमेंट की रोशनी में जब तक अटॉर्नी जनरल ऑफिस ये लिख के ना दे कि जी आप जब तक के प्राइवेट काउंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास इस तरह केस करने का कोई वकील है मौजूद ही नहीं है, तब वो दूसरा वकील कर सकते हैं। उन्होंने सारा दिन टाइम ले लिया और लंबी बहस की ताकि इसको डिले कर सकें, और इनका मकसद सिर्फ ये है कि इसको डिले करके बाकी केसेस में गिरफ्तारी शुएब साहब, एक बात ये भी की जा रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स थे कल के, उनको कहा जा रहा है कि वो शायद हाई कोर्ट के मामलात में मदाखलत के मुतरादिफ है। ये कैसे कह सकते हैं? एपेलेट बॉडी सुप्रीम कोर्ट है, बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है? भाई मुदाखलत का क्या मतलब है? ये तो उनके हुक्म के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ने आर्डर्स में जो लिखा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको तस्लीम किया है, तो उन्होंने आर्डर में लिखा है। मसलन उन्होंने तस्लीम किया है कि बगैर सुने ये फैसला दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील ने, इलेक्शन कमीशन ने ये तस्लीम किया है कि हमने इनके गवाहान को नहीं आने दिया, उनको गैर मुतल्लिका कह दिया। उन्होंने ये तस्लीम किया है कि हमें एक दिन का भी हमने मौका इनको नहीं दिया। उन्होंने ये तस्लीम किया है कि हमने जो हाई कोर्ट का हुक्म था, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उनको उसने कंसीडर ही नहीं किया। उसने कहा मैं ऑलरेडी फैसले दे चुका हूँ, जिसको हाई कोर्ट ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर चुकी है। तो भाई अगर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट का जिनका फर्ज है को मुदाखलत करे, अगर लोअर कोर्ट्स ने लोअर कोर्ट्स का कोई भी ऑर्डर है या हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उनको सेटिस्फाइड करें या उसके अंदर मुदाखलत करें। जो पीटीआई के सियासी मुखालिफिन है वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने दायरा कार से बाहर निकल के आपके चेयरमैन को सपोर्ट कर रहे हैं। कमाल की बात है कि ना कहते जी शवाहिद पेश नहीं कर सके। जो मुजरिम हैं आज वो मुद्दाई बने बैठे हैं। मुजरिम वो हैं जिन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता और खिलाफ कानून घड़ियां भी ली, उनको डिक्लेयर भी नहीं किया और गाड़ियां ली। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी, आसिफ अली जरदारी, वो उनको इक़्तिदार दे दिया। नैब का केस बना, उसको वापस हो गया। वो मुजरिम जो हैं वो खुले छूटे और वो मुद्दाई बन गए। और जिन्होंने
कानून के मुताबिक चीज ली, उसको डिक्लेयर किया, कानून के मुताबिक प्रोसीड किया। कहते हैं जी शवाहिद पेश नहीं किए, शवाहिद के लिए हम कहते हैं गवाह आने दो, कहते हैं गवाह आपको लाने की जरूरत नहीं है। एक दिन तो यानी हमारे पास सिर्फ 3 दिन हमें दिए। एक दिन 1 अगस्त को कहा, ये कल कोर्ट के सामने एडमिट किया इलेक्शन कमीशन ने, 1 अगस्त को कहा कि जी आप 342 की स्टेटमेंट दें, ये क्वेश्चन है जवाब दें। हमने जवाब दे दिए। हमसे सेम डे पूछा कि आप अपने गवाह पेश करना चाहते हैं, हमने कहा यस। हमें कहा गया कल आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस दें। 12 बजे हमने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी, हमें टाइम दिया गया था। 1:30 बजे तक हमें कहा कि जी आप अपने बंदे ले आइए। हमने 1:30 बजे राइटिंग में एप्लीकेशन दी कि जनाब हमारे बंदे कराची में हैं, मुख्तलिफ शहरों में हैं, 2 दिन या 1 दिन का टाइम दे दिए। जज साहब उस वक्त तक तो वो मुतल्लिका थे, वो विटनेसेस। 1:30 बजे कहते हैं नहीं ये गैर मुतल्लिका है, आपको कोई गवाह लाने की जरूरत ही नहीं। तो और 3 तारीख को हाई कोर्ट में चलिए शोएब साहब, ये तो बिल्कुल आपने सूरत वाज़े कर दी। ये बताइएगा कि आपकी जो कानूनी टीम है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो केसेस लड़ रहे हैं, उनकी कानूनी टीम में भी कुछ टूट फूट नजर आई है कि जैसे ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि कहीं एक बात उनसे मंसूब की जा रही है कि डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं होती इस टीम में। ये क्या बना? ये तो बड़े नाजुक मुकदमात हैं, क्या डिसिप्लिन नहीं है? इस तरह की कोई बात है? ख्वाजा हारिस साहब ने खुद एफिडेविट दिया है अगेंस्ट हुमायूं दिलावर साहब कि उसने किस किस तरह का कंडक्ट किया, और मैं कोर्ट में मौजूद था और मुझे सुने बगैर उसने फैसला दे दिया। अच्छा। कि जब वो एफिडेविट दे दें तो फिर उन्होंने शायद समझा मुनासिब कि मैं इस केस को वकालत करने की बजाय मैं इसमें खुद चूंकि विटनेस बन गया हूँ इन इस सर्कमस्टांसेस, तो मेरा ख्याल है कि फॉर दैट पर्पज, और उनकी कोई तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो नहीं पेश हुए। ये तो डिस्क्रिशन है, वकील की भी डिस्क्रिशन है, उनके क्लाइंट की भी, कि वो कौन किस केस में एंगेज करता है, कौन इस वकील में पेश होता है। शोएब शाहीन साहब, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये भी कहा कि ये मुख्तसर सजाएं बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। तो जो सिचुएशन है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सजा मुअत्तली में कितना टाइम लग जाएगा? लेकिन सजा मुअत्तल तो पहले दिन हो जानी चाहिए थी। जब आपके इतना 3 साल की सजा, वैसे भी ये जनरली बेलेबल ऑफेंसेस में आते हैं। दूसरी बात ये है कि पहले दिन ही ये कर देना चाहिए था, जहां आपके आर्डर को भी उसने हुकूमतदूली की है। इनके आर्डर को, आमिर फारूक साहब के आर्डर को नहीं माना। यानी आमिर फारूक ने जिस आर्डर को सेटिसाइड कर दिया, कहा कि आपका गलत आर्डर है, उस जज ने कहा कि नहीं, मैं अपने पुराने उसी फैसले पे रिलाय करता हूँ। तो मुझे बताएं, पहले दिन सस्पेंड होने वाला केस था, लेकिन अफसोस की बात है कि हमने उसी दिन कहा कि आज सस्पेंड कर दें, या कल रख लें, परसों रख लें, 3 दिन बाद रख लें, 4 दिन बाद रख लें, लेकिन उसके 16 दिन बाद जाकर के पहला दिन केस फिक्स हुआ, और उसके बाद आज कल परसों हुआ, कल परसों से आज पे आया, आज के बाद फिर कल पे चला गया। उसका फिर नुकसान ये है कि बाकी केसेस हमारे जिनमें हम जमानतों में थे, उनको अदम पैरवी खारिज हो गए। तो शोएब साहब, ये एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था। ये जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो दीगर जमानतें हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं उनके ऊपर, तो दीगर जमानतें कहीं ऐसा लग रहा है कि दरखास्तें खारिज हो रही हैं, एक और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो अगर इस केस में आपको जमानत मिल भी जाती है, उनकी सजा मुअत्तल भी हो जाती है, तो क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे या वहीं रहेंगे? देखें, कानूनी तौर पर तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जब वो किसी केस में जमानत कबल गिरफ्तारी करा चुके हों और इस केस की वजह से अदम पैरवी खारिज हुआ है, तो उसको उसी रिवर्स पोजीशन पे लाना होता है कि उसी जिस तारीख पे वो थे, यानी वो आज़ाद थे, तो उसको आज़ाद करें, और फिर उनको मौका दिया जाए कि प्रोटेक्टिव बेल जिसको बोलते हैं कि 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते आप जाकर उन तमाम अदालतों से अपनी अपनी जमानतें करा लें। तो ये एक प्रिंसिपल है, मेरा ख्याल है ये प्रिंसिपल फॉलो होगा। वो हाई कोर्ट नहीं, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी एक और केस में पड़ गई है, वो कहा जा रहा है कि 9 मई के मुकदमात भी कुछ हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है। देखें ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाले केस के अलावा सारे ये वो मुकदमात हैं जिनमें ऑलरेडी वो जमानत पे थे, लेकिन अदम पैरवी की बुनियाद पर इस केस की वजह से वो उनकी जमानतें खारिज हुई हैं। वो एज इट इज पोजीशन वापस आएगी तो उनको मौका दिया जाएगा कि आप बेल पे फोरेस्ट करा लें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाले केस का जहां तक साइफर का केस है, ज़ाहिर है वो उस दौरान जेल में थे और इस दौरान ये हुआ है, तो उनको मौका दिया जाएगा कि इतने दिन है, आप अपने आप को जाकर बेल के लिए अप्लाई करें और सरेंडर करें। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ये भी प्रिंसिपल तो ये है जी, ये भी बताइएगा कि केसेस, ट्रायल और इंक्वायरीज के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर ट्रांसफर करने के लिए जो दरखास्त आप लोगों ने दी थी, उसका क्या स्टेटस है? देखिए, वो फाइल हमने सुप्रीम कोर्ट में कर दी है, वो अभी लगी नहीं है। जब लगेगी तो हम इंशाल्लाह अपने सारे आर्गुमेंट्स उस वक्त करेंगे। अच्छा शोएब शाहीन साहब,
आम तौर पे देखा गया है कि जब इस तरह के केसेस होते हैं, बिलखुसूस ये जिसमें उनको सज़ा हुई है, ये एक अदालत में मामला चलता है, यहाँ पर कुछ हौच पौच चीज़ नज़र नहीं आ रही? आप बतौर वकील हमें समझाइए, बतौर कानूनदान, कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात हो रही है और हाई कोर्ट में भी ये बात हो रही है। ये दो अदालतों में क्या पैरेलल मामला चल रहे हैं या कहीं अलग अलग चीज़ें हैं? देखिए, हैं तो पैरेलली, आप समझें एक ही चीज़ है, उसी के दो ऑफशूट्स हैं। अच्छा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला तीसरी मरतबा रिमांड कर दिया था कि जी दोबारा वही मुतासिर जज सुने जिसके खिलाफ हम ऑलरेडी कई दफ़ा लिख चुके हैं, तो ज़ाहिर है उसने बगैर सुने अगेन फैसला कर दिया। उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो उन्होंने कहा मुनासिब है, आप चूँकि कन्विक्शन हो गई है, जेल में चला गया है और उसके खिलाफ आपकी अपील और सस्पेंशन ऑफ अपील के ऊपर, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर आपका केस लगा हुआ है, तो हम कल चूँकि लगा हुआ है इसलिए हम देख लेते हैं। और ये भी इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि एक दिन दे दें, कल उन केस को, वो हो सकता है इनकी जमानत हो जाए, तो फिर आप इसको टेकअप करें। तो बात यानी तो एक आपका ही है, जो बात रिलीफ सिंपल है वो कुछ अजीबो गरीब नहीं लगता कि आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं सजा मुअत्तल हो, ऐन मुमकिन है आपकी जज केस रिमांड हो जाए, और ये भी हो सकता है कि केस के मेरिट्स पे बात हो, तो एग्जैक्टली क्या होगा? आप क्या शक्ल देख रहे हैं? कि ऐसा तो नहीं कि वकील अपने ही जाल में फंस जाएंगे सारे? देखिए, हम तो पहले ही फंसे हुए हैं। क्वेश्चन सिंपल है कि यार ये केस मेंटेनेबल नहीं है, ये केस टाइम बार्ड है, ऑथराइज्ड पर्सन की तरफ से नहीं है। इसमें 12 क्वेश्चंस फार्मुलेट करके पहले बताया हमने आमिर फारूक साहब को, जी आप डिसाइड कर दें। उसने कहा नहीं, मैं दोबारा भेज देता हूँ, उसका ऑर्डर गलत था, वो डिसाइड करेगा। दोबारा जब उनके पास गया, उसने 1 मिनट में कहा कि नहीं, ये बिल्कुल, ये जो आपके क्वेश्चन है मैं नहीं डिसाइड करता, मतलब डिसमिस कर दी हमारी पिटीशन बगैर सुने, बगैर सुने वो भी। फिर जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम दोबारा आते हैं तो हाई कोर्ट में कहते हैं ठीक है जी मैं आपको सुनता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहते हैं आप सुन के दोबारा फैसला करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगेन फैसला करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो दोबारा उसी को भेज देते हैं। तो हमें तो पिंग पोंग इन्होंने बनाया हुआ है, हम जाएं तो किसके पास जाएं? अच्छा, अब ये भी खबर आ रही थी शोएब शाहीन साहब कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी तोशाखाना केस की। वो क्या कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है सिवाय अदालतों में जाने के? जब आपने हमारा मेरिट पे ना हमें गवाह लाने देते हो, ना हमें किसी अदालत में सुना जाता है, ना कोई अदालत हमें सुनने को तैयार है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हमारे पास ऑप्शन तो ये अदालतें ही है ना। हम रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें कोई अदालत ये फैसला आज तक नहीं कर सकी क्या ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है, क्या इनको अख्तियार था ये केस सुनने का कि नहीं था, क्या ये केस टाइम बार्ड है या नहीं है, जो बेसिक क्वेश्चन हमने पहले दिन उठाए। ये भी आज की समाअत में वकील इलेक्शन कमीशन से जब अदालत ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कल उन्हें दलाइल के लिए 3 घंटे चाहिए। आप क्या समझते हैं, इतने दलाइल हैं उनके पास कि वो 3 घंटे दलाइल देने में सर्व करें? वो किताबें ही अगर उन्होंने पढ़नी है तो वो 4 दिन लगा लें। अच्छा। तो ये जज का काम है कि ये बगैर सुने भी ऑर्डर कर सकते हैं, उनको मौका दिए बगैर, नोटिस दिए बगैर। और ये सिंपल क्वेश्चन होता है, ये 10 मिनट से ज्यादा का केस नहीं, घंटे से ज्यादा का केस नहीं। कि क्या ये काबिल जमानत केस है, इसके अंदर शॉर्ट सेंटेंस है, इसके अंदर बगैर सुने ऑर्डर किया गया है, ऑथराइज्ड पर्सन का इशू है, उसमें टाइम बार्ड इशू है। ये क्वेश्चंस अपील की सूरत में बाद में डिसाइड करेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। इसकी रोशनी में ये 2 से 4 सफ़े का ऑर्डर होता है, इसके अंदर तो घंटों की बहस होती ही नहीं है। ये पहली दफा हमने देखा है कि जमानत के ऊपर जजमेंटें दी जा रही हैं, जमानत के ऊपर कई घंटे बहसें हो रही हैं। अब हम जज को क्या कहें? हमने तो उनको रिक्वेस्ट की है कि जी सारी इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं एट द स्टेज ऑफ जमानत और एट द स्टेज ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ये आधे घंटे का केस भी नहीं है। शेख साहब, आपकी बात से लग रहा है कि जैसे आपको कुछ थोड़ा सा रवैया, अदालती रवैये से शिकायत है। तो ये जो बात है कि ख्वाजा हारिस साहब ये नहीं चाहते थे कि आप चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दें उनके खिलाफ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो इन केसेस को प्लीड कर रहे थे, हमने अपने वकील गौहर के जरिए एप्लीकेशन दी कि आमिर फारूक साहब को कहा आप इस केस को ना सुने क्योंकि आप बायस्ड हैं, लिख के दिया हमने इनको। और वो ख्वाजा साहब ही के केस में दिया और ख्वाजा साहब ने उसको सपोर्ट किया प्रैक्टिकली, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो उसी में वकील थे। और उसके अंदर ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगाया और उस एप्लीकेशन को सुने बगैर आमिर फारूक साहब ने डिसमिस कर दिया।
जिसको अब हम सुप्रीम कोर्ट में अच्छा शोएब शाहीन साहब, कुछ कल ऐसी खबरें भी आई कि शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने वकला को ये कहा है कि वो इंटरनेशनली भी उनके केस को उठाएं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। इंटरनेशनली तो ये हो सकता है ना कि आप मतलब है कि कौन सी कोर्ट में जाएंगे, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में थोड़ा जाना है। ऐसा ना तो इनको इंस्ट्रक्शंस है खान साहब की तरफ से, ना किसी को ये कहा गया है। अच्छा। ये ऐसा हमारे नोटिस में नहीं है, हमारे नॉलेज में नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ है। हबीब साहब, आपको क्या लग रहा है, शोएब शाहीन साहब जिस तरह नाला दिखाई दे रहे थे अदालती रवैये से, इससे तो यही जाहिर होता है कि उन्हें कोई उम्मीद लग नहीं रही है। देखिए, अभी जहाँ तक उनका चेयरमैन तहरीक इंसाफ की फौरी रिहाई का मामला है तो वो मुझे कुछ मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि ये मामला एक तरफ एक केस तो है नहीं है, 200 के करीब FIR हैं और हर FIR ऐसी है कि जिसमें गिरफ्तारी मुमकिन है। और अगर आप उसके साथ गैर का जो नामालूम अफराद हर FIR में शामिल हैं तो उनमें हो सकता है कि किसी जगह ये भी कहा जाए कि जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ फलां जगह थे, मुंह पे ढाटा लपेटा हुआ था, तो ये तो बात हो सकती है। तो इसलिए मुझे अभी इमीडिएटली मुश्किलात उनकी आसान होती नज़र नहीं आ रही। अच्छा। लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ ये होगा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, फिर आपको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है। तो अब ये गिरफ्तारी तो चूंकि हो चुकी है, अब एक केस में गिरफ्तारी खत्म होगी, दूसरे में शुरू हो जाएगी, दूसरे का फिर यही मामला होगा, फिर कोई तीसरा आ जाएगा। तो ये मामला अभी इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अदालतों के ऊपर जब भी इस तरह के मुकदमात होते हैं दबाव बहुत ज्यादा है। जो तहरीक इंसाफ देखिए, जो तहरीक इंसाफ की मुखालिफ कुव्वतें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जनाबे मौलाना फजल रहमान है, अब हुकूमत में नहीं है, लेकिन वो आप उन्हें यह भी नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत से बाहर है। अच्छा। अब भी सूरत आप देख चुके हैं कि पहले उन्होंने न सिर्फ दस्तूर का सरीह हुक्म जो इलेक्शन कराने का था, इन्हीं जमातों ने पार्लियामेंट में बैठ के कहा कि नहीं जी हम तो नहीं करवाएंगे, और उसके बाद जब इमरान खान साहब को सिर्फ एक कहा कि जनाब गुड टू सी यू चीफ जस्टिस ने, तो उसके ऊपर क्या कुछ नहीं किया गया। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हुजूम किया गया। फिर नवाज शरीफ साहब आप देख लीजिए कि उन्होंने कल लंदन में क्या कहा, और फिर उसके बाद मरियम साहिबा ने ट्वीट कर दिया, मरियम औरंगजेब साहिबा ने ट्वीट कर दिया, फिर कितने सारे काम जो है बैक वक्त शुरू हो गए। देखिए, ये आखिर इंसान ही है ना, क्योंकि खुद मौलाना फजल रहमान ने लाहौर में ही फरमाया था कि हमने जब से उनके दरवाजे के सामने हुजूम किया है या धरना किया है, तो उस धरने के बाद से अदालती रवैया बेहतर हुआ है। तो ये तो खुद जनाबे मौलाना फजल रहमान मद्दज़ल्लुल आली कह रहे थे ना। तो जब आपकी अदालतों पे इस तरह के पॉलिटिकल दबाव हों और मुसलसल एक तरफ से दबाने की कोशिश जारी हो और उसको बाकायदा ऑर्केस्ट्रेट किया जाए और कंसर्टेड एफर्ट हो, तो डेफिनेटली आप शायद उसके असरात, मुझे तो नहीं उम्मीद कि हमारे जज साहिबान पे आएंगे, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ शायद आप भी। बतौर एक शहरी के मैंने ये चीज महसूस की कि 3 अदालतें इस एक केस में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, हमारी सेशन कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट, फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मामला किसी एक नहज पे पहुंचते दिखाई नहीं दे रहे। इसका जिम्मेदार हम किसे समझें? देखिए, इसमें थोड़ा सा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी भी कहीं गलती मौजूद है। अच्छा। मैं एक ये नहीं कह रहा कि ये सारा केसदार है, ये प्रोफेशनल लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो जिस कैफियत की तरफ आपने इशारा किया है कि कुछ थोड़ा सा समझना दुश्वार है इस मामले को, तो उसमें मेरा ख्याल यह है कि इन्हें कुछ करना पड़ेगा कि अपनी पूरी की पूरी टीम को किसी एक जगह बिठाएं और फिर पता चले कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। अब भी तो कर तो रहे हैं, या शायद वो मुनासिब तरीके से बता नहीं पा रहे। तो एक जो मामला है ये थोड़ा सा हौच पौच तो है। दूसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान में जो कानून है वो अपना रास्ता बनाने के लिए आज़ाद है थ्योरेटिकली, लेकिन बाज़ औक़ात पाकिस्तान में जो ग्रेविटी है ना, वो भी ग्रेविटी की तरह काम नहीं करती, यानी कशिश शकल जो है वो कशिश शकल की तरह काम नहीं करती, और पानी बजाय नीचे जाने के ऊपर की तरफ चल पड़ता है। अच्छा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये बाज़ औक़ात साइंस जो है ना, वो यहाँ पे साइंस के उसूल, कानून के उसूल, या जिस तरह के जितने भी उलूम हैं, उनके जितने भी काबिल कबूल उसूल हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं, वो जब आप उनको पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं तो नतीजा कुछ और निकलना शुरू हो जाता है। तो अभी तक चूंकि जिस तरह कानून अपना रास्ता बना रहा है,
तो अब देखते हैं कि ये कानून अपना रास्ता किस तरफ बनाता है, ये अभी इट इज येट टू बी सीन। ठीक है, देखते हैं कि कानून अपना रास्ता बनाता है। एक ब्रेक लेंगे हम नाज़रीन। किस तरफ जी बिल्कुल बिल्कुल किस तरफ बनाता है ये भी अभी देखना है। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि सदर साहब ने ख़तो किताबत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात से इनकार कर दिया। अब आगे क्या होगा, एक ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की एक और अहम खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आम इंतखाबात के मामले पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के गुज़श्ता रोज़ के दावती ख़त पर उनसे ना मिलने का फैसला करते हुए मुलाकात से अब साफ इनकार कर दिया। और इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासत के सरबराह को अपने जवाबी ख़त में ये लिखा है कि इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर की बजाय इलेक्शन कमीशन का है। बताया गया था कि आज की मुमकिना मुलाकात के हवाले से ऐवान सदर ने तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इनकार के बाद अब ये मामला ज़्यादा हसास होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत के बाद वजारत इंसाफ और कानून से अब राय तलब कर ली है कि इलेक्शन की तारीख देना असल में किसका इख्तियार है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी मुलाकात की है, जिसमें अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना अवाम का हक है। इंतखाबात, इंतखाबी फहरिस्तों और हल्का बंदियों जैसे मामलात पर मुशावरत के लिए तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के वफूद ने इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से आज अलग अलग मुलाकात भी की। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा कि इंतखाबात आइन के तहत 90 रोज में कराए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर से मुलाकात करने से इनकार क्यों किया, इसी बारे में हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, आपको नहीं लगता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो मुलाकात से इनकार किया उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि सदर साहब के पास जाते और जाकर अपनी कानूनी पोजीशन बताते, ये ज्यादा बेहतर ना होता? पहली बात यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये पार्लियामेंट्री एक्ट बना इलेक्शन इंतखाबी इजलास के हवाले से, उसमें जो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 57 में वो तरमीम कर दी, और तरमीम में जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात में तारीख देने का जो इख्तियार था वो उन्होंने हज़फ कर दिया। अब वो तमाम इख्तियार जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ कर दिए। अब आइंदा जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन की तारीख देने का कोई किरदार नहीं, ये वो सेक्शन 57 के तहत। लेकिन अब आपके पास जो खत का जो गया है, मैं अब अर्ज करूँ ना आपके पास, सदर मुमलिकत के पास जो लीगल टीम है, लीगल एडवाइजर हैं, उनको ये देखना चाहिए था कि जब आर्टिकल सेक्शन 57 भी तो बड़ा पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बना है, जिसके तहत सदर के पास कोई ख्याल नहीं है इंतखाब की तारीख देने के बारे में। और एक और बड़ी अहम बात जो है जिसको सदर साहब ने तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अपने खत में सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारा आर्टिकल 58(1) के तहत ये असेंबली जो है तहरीर की गई थी, और आर्टिकल 58(1) में सदर का इलेक्शन की तारीख देने में कोई किरदार नहीं। लेकिन अगर वो अगर आर्टिकल 48 के तहत असेंबली डिसॉल्व होती तो फिर प्रेसिडेंट के पाकिस्तान के पास तारीख देने का आईनी इख्तियार था, उसमें शामिल है 48 में। लेकिन जो आप नोटिफिकेशन पढ़े, जो बाकायदा जो असेंबली तहरीर हुई 9 अगस्त को, वो आर्टिकल 58(1) के तहत हुई, जिसमें कि प्रेसिडेंट तारीख देने का कोई जवाब नहीं। ये बात नहीं है कि किसी के पास क्या इख्तियार है, लेकिन अहम बात यह है कि वो हमारे सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर उनसे मिल लेते तो उसमें नुकसान क्या था? नहीं, अब वो ऐसा वक्त आ गया है, अपने हबीब आकिब साहब, आपने भी सारी वक्त गुजारा है इलेक्शन में, और आपका बहुत वसी तजर्बा है इलेक्शन के तमाम परासकों को आप समझते हैं। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारे सारे इदारों को अपने अपने डोमेन में काम करने की इजाजत देनी चाहिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, प्रेसिडेंट पाकिस्तान को अपना करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का अपना ही रोल है, किरदार है। अब प्रेसिडेंट पाकिस्तान को जो है इस तरह का 15 दिन के बाद हक, या तो ये होता है कि जब उन्होंने आर्टिकल 58(1) के तहत असेंबली तहरीर की थी, उसके नीचे एक लाइन लिख देते कि आर्टिकल 48 सब सेक्शन 5 को भी मेरी कैप्टन व्यू मद्देनजर रखा जाए, बस काम खत्म हो जाता। वो तो अंग्रेजी लिखी नहीं उन्होंने।
आपको 15 दिन के बाद उनको लिखने का ख्याल आया कि जी मैं खत लिख, तो उससे नीचे के भी देखा उन्होंने, जब असेंबली तहलील हो रही थी आर्टिकल 58(1) के तहत, तो नीचे आर्टिकल 48 दे देते, बस एक ही लाइन लिखनी थी ना अंग्रेजी में। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर विल है इलेक्शन करवाने की? क्योंकि हम पिछले तकरीबन 1.5 साल से देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन का जिक्र आता है तो थोड़ा शाय अवे कर जाता है। पिछली बार जब असम्बलियां तोड़ी, जो अदालत ने बहरहाल बहाल कर दी, उस वक्त भी सदर ने खत लिखा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम 3 महीने में इलेक्शन नहीं करा सकते। फिर 2 सूबों का मामला आ गया, उसमें भी कहा कि जनाब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। जब भी कोई इलेक्शन की तरफ बढ़ने की बात होती है तो इलेक्शन कमीशन एक नया रास्ता निकाल लेता है इलेक्शन से गुरेज का, हमें ऐसा लगता है। तो अब आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन वाकई इलेक्शन करवाना चाहता है और वक्त पे करवाना चाहता है? नहीं, ये बात सबसे बड़ी अहम बात ये है हबीब अकरम साहब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मर्दमशुमारी के नोटिफिकेशन जो किया 5 अगस्त की रात को, उसको जो चैलेंज किया हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको कानून करार दे देते कि जनाब 3 दिन के बाद वो सभी डिजाल्व होगी, तो आप 5 अगस्त को नोटिस जारी कर रहे हैं, इससे इलेक्शन का रोड मैप मुतासर हो गया। तो इन हालात को देखते अगर वो उसको कानून करार दे देती है तो फिर इलेक्शन आपके 90 दिन में हो जाएगी, नवंबर के पहले हफ्ते में, और इलेक्शन के लिए पाकिस्तान को भी बहुत से मसाइल पर जांच हो जाएगी। अभी तो अब तो आर्टिकल 51 जो है वो आइंदा के रोड मैप में हाइड हो गया है इलेक्शन ना करवाने के बारे में, जिसमें लिखा है कि मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हो गया और इलेक्शन कमीशन ने रोड मैप दे दिया, हल्का बंदी कराने का वो आर्टिकल 51 की रिक्वायरमेंट थी। तो ये सारी चीजें आपके सामने है, इसके बाद आपकी हल्का बंदियां होनी है और हल्का बंदियां 14 दिसंबर को खत्म होगी। लेकिन अभी बकरो साहब आप सेक्शन पढ़े 32 से लेकर इलेक्शन एक्ट का 49 तक, उसमें इंतखाबी फरिश्तों के हवालों पे पूरा एक उन्होंने रोड मैप दिया हुआ है, इसमें 3 माह लगेंगे। अच्छा। वो उसमें लिखा हुआ है कि जब हल्का बंदी हो जाए तो भाई इंतखाबी फरिश्तों को असर व मुरतब करना, शफाफ बनाना, ये कानूनी जरूरत है। उसमें लगेंगे 3 महीने, फिर इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल देगा, वो लगेंगे 2 महीने, तब 55 दिन, 50 दिन। तो ये तो बात मई तक चली गई है। मेरा अपना ख्याल करिएगा मई तक बात चलेगी, कहाँ जाएंगे आप? ये सारे मामले तो जब हमारे मुश्तरका फदात कौंसिल में जो वज़ीर आला सिंध थे, उनका बड़ा अहम किरदार था, तो उनको चाहिए था, वो देखते ना कि इसके तो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो उसी पे हम दस्तखत ना करते, ये मसला ना पैदा होता। तो हमारे सियासतदान वहाँ दस्तखत करके आगे बाद कहते हैं 90 दिन तक आप लगाओ, ये तो बड़ी हैरानी की बात है 90 दिन। लेकिन कमर दिलशाद साहब, अगर इलेक्शन मई तक जाते हैं तो फिर तो इसका मतलब है कि आपके आइन से बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आपका सेनेट खत्म हो जाएगा, सदर उस वक्त तक ही कायम रहेंगे, बहुत सारी चीजें गैर मौसर हो जाएंगी। IMF के पास हमने जाना है, वो प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका होगा, तो फिर ये सारे काम किसने करने हैं? इलेक्शन का तो सबसे बड़ा अहम रोल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हियरिंग हो रही है चंद रोज के बाद, अगर उन्होंने फैसला कर दिया कि जो मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन जो है वो सही टाइम पे नहीं आया, तो वो अगर कानून करार दे देती है तो आपके इलेक्शन 90 दिन में हो जाएंगे, तमाम रास्ते खुल जाएंगे। तो जो रुकावटें पैदा हो रही है आइन के आर्टिकल 51 वास्तव हाई है ना, वो खत्म हो जाएगी बात, तो फिर इंतखाबात भी हो जाएंगे। नहीं अगर ऐसी बात ना हुई तो इलेक्शन मई से पहले होते हुए नजर नहीं आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। हबीब साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपना फैसला, उन्होंने मुलाकात से इनकार किया, लेकिन अब सदर साहब ने भी वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया है और उनसे कहा है कि वो बताएं कि इलेक्शन की तारीख देना असल में किसका इख्तियार है। देखिए, अहम बात तो ये है कि सदर साहब की दावत पे या सदर साहब के बुलाने पे, तलब करने पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वहां जाना चाहिए था। ये पाकिस्तान का रियासती नज़्म है और रियासती नज़्म में कुछ ज़ाती मामला तो होते नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुसम्मी डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुसम्मी सिकंदर सुल्तान राजा को चाय पे बुलाया है और मुसम्मी सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि मुसम्मी डॉक्टर आरिफ अलवी से मेरे मामला ठीक नहीं है, तो लिहाजा मैं चाय पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, कोई ज़ाती मुलाकात तो हमें इन दोनों की उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि सदर मुमलकत की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर हवाले से जब रियासत का सरबराह उसे बुला रहा है और किसी को भी वो बुला रहा है, तो फिर किसी शख्स में ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए और उसे अपने ओहदे की तकरीम का ख्याल करना चाहिए और सदर की ताज़ीम करनी चाहिए कि जब सदर ने उसे बुलाया है तो फिर वहां पे जाए। देखिए, मैं एक दफा ऐवान सदर गया, जो सदर हुआ करते थे ममनून हुसैन मरहूम। एक दफा मैं वहां गया तो वहां जाके
उन्होंने खाने पे बुलाया था कुछ जर्नलिस्टों को, तो मैं भी था, तो खाना उस दिन वहाँ पे ऐवान सदर में कुछ अच्छा नहीं था, अच्छा, या मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने वहाँ पे उनके एक साहब को कहा, मैंने जो सदर के बड़े करीब थे, मैंने कहा उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने बताया कि सदर बड़े सादा हैं और ये है। मैंने कहा जनाब ये पाकिस्तान का ड्राइंग रूम है, ये पूरे पाकिस्तान का ड्राइंग रूम है ऐवान सदर। जब यहाँ पे आए कोई भी शख्स तो उसको एहसास होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान की सबसे बेस्ट जगह पे आया, सबसे अच्छी जगह पे आ गया और सबसे बड़े आदमी से मिलने के लिए आया हूँ, बजाय इसके कि वहां पे ये तासुर दिया जाए कि जनाब हमारे यहाँ तो कभी बिजली नहीं है, गैस नहीं है, रोटी नहीं है, चाय नहीं है। तो देखिए सदर की ताजीम और तकरीम दरअसल पाकिस्तान के विफाक की ताजीम और तकरीम है। मुझे लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपने इख्तियारात की हुदूद का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया, जिसकी वजह से उन्होंने सदर से मुलाकात से इनकार किया है। यही बात जो उन्होंने खत में लिखी है वो जाके सदर को बताते हैं कि जनाब सदर ये तहरीरी तौर पे मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, लेकिन कानूनी पोजीशन ये है। हाँ, कानूनी पोजीशन बताना चाहिए थे। अच्छा बीफ साहब, ये जो अभी कमर दिलशाद साहब बात कर रहे थे कि जिस तरह से वो डिवाइड कर रहे थे प्रोसेस को, तो वो कह रहे थे मई तक वो तो इलेक्शंस को जाता देख रहे हैं। देखिए अगर आप प्रोसेस को इस तरह आगे बढ़ाते चले जाएं तो फिर तो आप मई 2040 भी कर सकते हैं। अच्छा, बात यह है कि हमने पाकिस्तान में जो गलती है वो कर ली। पाकिस्तान ने अपने दस्तूरी निज़ाम को काफी, जो कल आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, मरोड़ दिया है और इतना टेढ़ा मेढ़ा और करके पिचका दिया है कि अब इसको सीधा होते हुए बहुत टाइम लगेगा। आप देखिए कि जब हमने 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करवाए तो इलेक्शन किसी भी दस्तूर का एक बुनियादी हुक्म होता है, यानी आप बाकी तमाम अहकामात आगे पीछे हो सकते हैं, उनकी तारीखें बदल सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, लेकिन इलेक्शन एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं ग्रैंड नॉर्म, कि उसके बगैर दस्तूर कायम ही नहीं रहता। मिसाल के तौर पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कमर दिलशाद साहब कह रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी इंतखाबात का कहा ना, 14 मई की डेट भी दी, तो अमल तो तब भी नहीं हुआ। अब क्या होगा? देखिए अब जब आपकी जो ग्रैंड नॉर्म है, जब वो एक दफा मुतासर हो जाए, पिचक जाए, तो फिर वो वापस अपनी जगह पे लाते लाते उसको सदियां गुजरती हैं। बाज़ औक़ात अगर बहुत अच्छे लोग हों तो यानी लोग यकायक उनके दिल में दस्तूर से मोहब्बत पैदा हो जाए तो शायद ये दिनों का या सालों का खेल हो, लेकिन कब अब हमने बहुत कुछ जो है ना वो बहा दिया है अपना। अब उसके बाद अब आपके दस्तूर का कोई भी एक्शन जो है वो दरअसल इलेक्शन से तो कम है। अच्छा, अब आपने क्या किया है कि आप कह रहे हैं कि जनाब अब चूंकि हल्का बंदियां नहीं हुई तो लिहाजा इलेक्शन मुलतवी। अच्छा जी, वोटर लिस्टें ठीक, इसमें ये मामूली सी चीज रह गई है, अच्छा जी इलेक्शन मुलतवी। अभी आप कुछ अरसे बाद ये बहाने सुनेंगे, चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं छुट्टी पे जाने वाला हूँ, इसलिए भी इलेक्शन मुलतवी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना लामुहाला हम सबको पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात कहां तक मनवाती है, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना। हमारी सुप्रीम कोर्ट का अब तक का रिकॉर्ड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दस्तूर के इस बुनियादी हुक्म के हवाले से फैसला दिया, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और तौहीन अदालत का कानून कहीं नहीं जागा। और हमारे मुंसिफों के दरमियान जितने मनाजराती किस्म के इख्तलाफात हैं, हाँ जी, इनको तय करना अब जाहिर है मौजूदा चीफ जस्टिस और आइंदा चीफ जस्टिस का काम है। मौजूदा चीफ जस्टिस तो खैर आउट गोइंग है, आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब देखते हैं कि क्या वो इलेक्शन कमीशन को अपनी उनकी क्या ये राय है कि इलेक्शन कमीशन को इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार है। मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मुल्क की तारीख में इंटरबैंक में डॉलर की अब ट्रिपल सेंचुरी हो चुकी है। क्या वजह है कि डॉलर की कीमत कंट्रोल नहीं हो पा रही और डॉलर रुक ही नहीं रहा, इसकी वजह क्या है? एक ब्रेक के बाद इसके बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हर गुजरता दिन डॉलर का दिन है, क्योंकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर काबू में नहीं आ रहा। आज डॉलर ने इंटरबैंक में रिकॉर्ड और ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 58 पैसे इजाफे के साथ इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपये 22 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 315 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मलिक साहब, क्या वजह है कि हम डॉलर की कदर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे? बहुत सारी जो बातें, लेकिन सबसे बड़ी वजह तो IMF है, जिसने पाकिस्तान के हाथ बांध के पाकिस्तान को
रुपए को मार्केट फोर्सेस के में कलम पे छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ। देखिए ये जब मायदा हुआ था तो डॉलर का रेट तो 315 से कम हो गया, 270 आ गया था, और जब उम्मीद की जा रही थी जब पैसे आएंगे तो ये 250 तक जाएगा। इस दफा तो उल्टे ही हो गया। और उल्टा होने की वजह यही है कि आई मैंने पाबंदी लगा दी है स्टेट बैंक और हुकूमत पे कि आप कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, और जो इंटर बैंक है वो फॉलो करेगा मार्केट को, और 1.25% से ज्यादा आप रेट कम नहीं रखते। ये ऐसी कड़ी सख्त है जिसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है आज। तो आज ये बिजली बताइएगा में कि ये अचानक तो हुआ है, ये अचानक ही डॉलर की कदर में इजाफा होना शुरू हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन का होना ना होना, इस बारे में जो अबहाम है, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हलचल है, ये भी कोई रोल प्ले कर रहे हैं, ये फैक्टर्स भी? दूसरी बड़ी वजह यही है सियासी अदम इस्तेकाम और इलेक्शन का जो है कमीशन का प्रेसिडेंट का कॉल करना, और उसके साथ ही ये चीज मगोइयाँ हो रही हैं कि ये इलेक्शन शायद कोई कह रहा है 2 साल बाद होंगे, कोई कहता है 9 महीने बाद होंगे, कोई कहता है 6 महीने बाद होंगे। भारत जिस तरह से हर आदमी का अपनी तरजीह है, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। ज़ाहिर है वो फर्क तो पड़ेगा। सियासी इस्तेकाम, माशी इस्तेकाम को तकवीत माशी दरवाज़ा सियासत से होता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब जब जाते जाते एक चार्टर और इकानमी का लेते तो आज कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन फिर भी उन्होंने कई बड़े दावे किए थे, खासतौर इकनॉमिक कौंसिल का जो फैसिलिटेट करेगी, पाक खोज करेगी, उसके जब तक आखिरी दिनों में तो बड़ा चर्चा रहा, लेकिन अब उसका बिल्कुल मद्दम हो गया, नाम ही नहीं आ रहा, ना कोई सेमिनार, ना कोई बयान, ना कोई कागज। उस दिन डेली अपडेट आ रहा था, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, ऐसे लगता था कि पाकिस्तान में अभी नूर दूध की नहरें बहने वाली हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी कोशिश है, उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर इस वक्त एक और चीज़ जो माफिया वजूद में आ गई, पहले लैंड माफिया आपने सुनी हुई थी, अब पोर्ट और बैंक माफिया भी वजूद में आ चुकी है, और पाकिस्तान के मैशत के साथ खेल रहे हैं वो बड़े बड़े जो ये मलिक साहब बार बार बैंकों की तरफ इशारा हो रहा है, क्या हो रहा है? आप मार्केट के अंदर बैंक ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि बैंकों को भी कुछ आ रहा है? फिर कुछ लोगों ने फिजिकली हमारे से मुलाकात में बताया कि इस वक्त बड़े जो इम्पोर्टर हैं, बड़े जो ट्राइकॉन है, वो सिर्फ इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाकी छोटों को तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, और बैंक उन्हीं को डॉलर दे रहे हैं, और उनके साथ अंडरटेकर कोई डील हो रही है जिसकी वजह से उनकी एलसीयां धड़ाधड़ खो रही है। हमें हमारी एलसी तो कैसे तो डॉलर स्टेट बैंक इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर सकता अपना? मेरी आज स्टेट बैंक से बात हुई थी, मैंने उनको ये चीज़ उनके नोटिस में लाई थी, और मैंने कहा जी आप इसको डिजिटलाइज कर दें। कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एलसी है, जब वो बाइंग करता है या सेल करता है तो वो बाकायदा शफाफ होनी चाहिए, और इम्पोर्टर का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दें कंप्यूटराइज, और वो फर्स्ट कम फर्स्ट में हो ना, ऐसा ना हो कि जो बड़ा प्लेयर आया तो उसको डॉलर सारे उठा, क्योंकि स्टेट बैंक ने कोटा रखा हुआ है, जितनी आपकी लिमिट है इतनी आप एलसीएम खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।